बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताया था कि 9 मई बरोज़ सोमवार 3 अहम समातें हुई, 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक समात का मैं आपको बता चुका हूँ, अब 2 समातों का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको ये पहले बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है। जो मुनर्रिफ अरकान जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो आस लगाए बैठे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपने माजी में देखा, इमरान खान ये इल्ज़ाम उन पर लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन हर फैसला उन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दिया, हर फैसला उन्होंने PDM के हक़ में दिया, उन्होंने नून लीग के हक़ में दिया। और इमरान खान अब ये इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम इस्टेब्लिशमेंट ने सजेस्ट किया था। और जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके बारे में उनके शरीफ ख़ानदान से तल्लुकात की एक ढकी चुकी बात नहीं है। उनके हवाले से ख़बरें भी अखबारात में मौजूद हैं कि उनको जब नामज़द किया गया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए तो उन्होंने सबसे पहले कॉल मियां नवाज शरीफ को की। अब मामला यह है कि ये जो मुनर्रिफ अरकान है पंजाब में जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया, वो ये आस लगाए बैठे हैं कि टेक्निकल बुनियादों पे इलेक्शन कमीशन उनको बचा लेगा। इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि वो नोटिस से सर्व नहीं हुआ, उनको डायरेक्शन ठीक नहीं दी गई थी, ये नहीं किया गया था। ये उनकी एक आस है, एक उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से। गो कि इलेक्शन कमीशन के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर तलवार लटक रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़े गौर से इन सारी चीज़ों को देख रही है, क्योंकि ये जो मामला है वो 19 मई तक इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फैसला करना है। और अब इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ 9 रोज़ बाकी हैं। 9 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है इसके ऊपर, और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले ही ज़ाहिर है एक अवामी परसेप्शन इमरान खान ने बना दी है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और उसके ऊपर मैं बहुत तफसील से पहले बात कर चुका हूँ कि सिवाय उसके जो रात को अदालत खुली, जिसका कोई हमें भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट क्यों खुली थी। बाकी मैं आपको बड़े तफसील से बता चुका हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया था कि हम अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं करा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो फैसला दिया उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और अब सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर बिल्कुल कन्विंस नज़र आती है। 100% नहीं 1000% के D सीट तो होना ही होना है। वोट डालने वालों ने D सीट तो होना ही होना है। असल बात यह है कि इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, इसके नताइज क्या होंगे, क्या नायली तायात होगी, 3 साल के लिए होगी, 5 साल के लिए होगी, या नहीं सिर्फ उसने D सीट होना है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब क्या हुआ, जो समात थी 9 मई की, उसमें यह हुआ सोमवार के दिन की, उसमें सबसे पहले जब 5 जजेस आए तो बताया गया कि मखदूम अली खान साहब की जो एडजमेंट की दरख्वास्त आई हुई है कि 17 तक वो एडजमेंट पर हैं, तो 17 से पहले तो उन्होंने नहीं आना। और साथ ही आमिर रहमान साहब जो हैं उन्होंने बताया कि जो नए अटॉर्नी जनरल हैं उनका नोटिफिकेशन आज हो जाएगा, वो हो गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी सजेस्ट किया, आमिर रहमान साहब ने जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं और रेफरेंस का जो भी फैसला आएगा उस पर कोई ना कोई पार्टी अपील में आएगी, तो ये भी आपके सामने आना है मामला। तो अदालत ने कहा कि हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, वहाँ क्या चीज़ पेंडिंग है, हम एक कानूनी नुक्ते के ऊपर सुन रहे हैं। ये मार्च से हमारे सामने मामला पेंडिंग है, हम इतना इंतज़ार जो है वो हम जो है, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते कि वो रेफरेंस आएंगे तो हम फैसला करेंगे, हम अपना पहले फैसला सुना देंगे। 5 रुकनी बेंच इस कानूनी नुक्ते को तय कर देगा कि जो भी डिफेक्ट करेगा, जो भी अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालेगा इस मामले में, उसके नताइज क्या होंगे, सिर्फ वो D सीट होगा या नाअहली होगी, और होगी तो कितने अरसे के लिए होगी, हम ये कानूनी नुक्ता तय कर देंगे। उसके बाद 3 रुकनी बेंच फैक्ट्स को देख के और फैसले करता रहेगा। उसके बाद ये भी एक कहा गया अदालत को, जो उन्होंने मखदूम अली खान साहब के हवाले से कहा, जो नून लीग के वकील हैं, कि हम उनका इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, उनको कहें कि वो कोशिश करें कि जल्दी वापस आएँ और दलाइल दें। उसके बाद ये भी एक सवाल हुआ कि ये सदारती रेफरेंस में जो आप राय देंगे वो तो बाइंडिंग नहीं होगी इदारों के ऊपर, यानी इलेक्शन कमीशन या हुकूमत के ऊपर। तो इस पर अदालत ने वाज़ेह किया एजाजुल हसन साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला मौजूद है कि ये फैसला बाइंडिंग होगा। उसके बाद आ जाए इस चीज़ पर कि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। ये अहम इशू है, यानी डिफेक्शन वाला मामला, जो वोट अपनी पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ देना, ये अहम इशू है। हम इस नुक्ते की तशरीह करेंगे। ये मामला पार्लिमानी जमहूरियत के लिए अहम है। एक बात का एहसास सबको होना चाहिए, हम 100 वोटों किसी की ख्वाहिश पर नहीं लेते, हम सोच विचार करते हैं। ये पहले तो उन्होंने बताया, उन्होंने असल में पहली बार ये बताया, खुल के इस पे बात की कि पहले ये होता था कि अदालत हर मामले में 100 वोटों ले लेती थी, कुछ भी हो रहा है 100 वोटों ले लेती थी। अब उन्होंने कहा 100 वोटों के 2 चीज़ें हैं। एक यह है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो केस सुन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को मामला भेजेगी जी 100 वोटों ले लें। दूसरा इसका तरीका यह है कि अगर कोई मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में मशवरा करते हैं, उसके ऊपर कंसेंसस होता है तो फिर 100 वोटों लिया जाता है। और उन्होंने कहा कि ये जो हमने 100 वोटों लिया था
जो डिप्टी स्पीकर रूलिंग वाले मामले पर, इस पे 12 जजेस की राय थी कि हमें सो मोटो लेना चाहिए, ये एक आईनी मामला है, हमें मुदाखलत करनी चाहिए, और फिर हमने मुदाखलत की। तो उन्होंने कहा ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको दूर होना चाहिए, हम सो मोटो के जो इख्तियार है उसको रेगुलेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से जो है वो रूल्स भी बनाएंगे, और अभी हम पहले रूल्स इसलिए नहीं बना रहे कि बिल्कुल वो हमें बांध ना दें, ये ना हो कि फिर हम कुछ भी ना कर सकें, तो रूल्स भी बाद में बनाएंगे। और मुनीब अख्तर साहब का फैसला मौजूद है कि सो मोटो के हवाले से कि सो मोटो का तरीकाकार क्या होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि हम पे बिल्कुल तनकीद करें, आप करते रहें, लेकिन हम फिर भी मुस्कुराहट के साथ केसेस जो है वो सुनेंगे। और फिर जब बाबर रहमान साहब ने कहा कि हम तो आपका बड़ा एहतराम करते हैं, अदब करते हैं, तो जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि ये अदब और एहतराम की बात आवाम में भी जाके किया करें। और आप बार बार कहते हैं कि 12 बजे अदालत क्यों खुली, तो बलूचिस्तान में रात 2:30 बजे भी हमने अदालत खोली थी। फिर बाबर रहमान साहब ने दलाइल दी आर्टिकल 62-63 के ऊपर। उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि शरीयत इस्लाम से, कुरानी आयात से उन्होंने हवाले दिए सारे। उन्होंने कहा कि देखें जी, जो भी अरकान असम्बली हैं 62-63 पे पूरे उतरना उनके लिए ज़रूरी होता है, और सदाकत और अमानतदारी और सच्चाई ये कितनी इंपॉर्टेंट है अरकान असम्बली के लिए। उन्होंने कहा कि देखें जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो सादिक और अमीन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने जब कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे से जो है वो एक फ़ौज आ रही है हमला करने के लिए, तो जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने भी कहा कि हम आपकी बात को मानेंगे क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं। फिर उसके बाद वो असल में बता रहे थे सच्चाई की इंपॉर्टेंस क्या है और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मंदोखेल साहब ने कहा कि देखिए जी, इल्ज़ामात तो बहुत सारे होते हैं, इल्ज़ामात लगा दी जाते हैं, उनकी तस्दीक नहीं की जाती। तो बाबर रहमान साहब ने कहा कि हम उन इल्ज़ामात की बात ही नहीं कर रहे, हम तो उनकी है जो कि चीज़ें तस्दीक शुदा हैं। फिर उसके बाद बाबर रहमान साहब ने इस चीज़ पे दलाइल दिए कि जब भी कोई पार्टी को छोड़ के किसी और पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो ये भी डिफेक्शन में आएगा। ज्वाइन करने की फिर डिस्कशन होती रही कि ज्वाइन करने से क्या मुराद होगी, वो क्या कोई डॉक्यूमेंट साइन करेगा या सिंपल जाके उनके साथ बैठेगा, बयान देगा, क्या होगा, इसके ऊपर भी अब डिस्कशन कल होनी है कि ज्वाइन होने से क्या मुराद है, किस हद तक होगा ज्वाइन, कैसे ज्वाइन होगा। कि पीटीआई को छोड़ के ये असल में उनकी बात हो रही है जिन्होंने वोट नहीं डाला वफाक में, ये उनकी बात हो रही है। यानी पंजाब वालों का बचना तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि नामुमकिन नज़र आता है, लेकिन जो ये है जिन्होंने वोट नहीं डाला फिर भी, जैसे मलिका बुखारी कहती हैं कि हमारा बड़ा तगड़ा केस है, इसलिए तगड़ा केस है कि उन्होंने जो मौक हुई उसमें भी उन्होंने वोट डाला, सिंध हाउस में वो गए, उनके बयानात मौजूद हैं, उनके ट्वीट्स मौजूद हैं, उन्होंने कहा हम नूली का टिकट लेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। लेकिन ये एक ज़ाहिर मुश्किल नुक्ता है जिसके ऊपर अदालत को जो है वो आइंदा के लिए मुतमिन करना होगा। अभी तो इन 20 के हवाले से जब ये भी रेफरेंस आएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो फिर इसके ऊपर मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद जस्टिस जो मंदोखेल हैं उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि एक शख्स जो है वो पार्टी टिकट पर लड़ के आया है तो वो पार्टी की इमा पर ही वोट दे 3-4 चीज़ों के ऊपर, ये जो बजट है या ये सारे मामले, अगर किसी मामले पे उसके वो एक हल्के को भी रिप्रेजेंट करता है, वो एक सूबे को रिप्रेजेंट करता है, अगर उसके सूबे के साथ ज्यादती हो रही है, उसके हल्के के साथ ज्यादती हो रही है, तो क्या वो मुखालिफ वोट नहीं डाल सकता? तो उस पर उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे। और फिर बाबर रहमान साहब ने कहा कि हम इतनी छोटी तकसीम में नहीं जा सकते। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक वफाकी वजीर जो है वो कहे कि मैं तो अपने हल्के से मामला देखूंगा, तो वफाकी वजीर जो है वो ज़ाहिर है पूरी वफाकी काबीना का हिस्सा होता है, वो पूरे पाकिस्तान का उसने मामला देखना होता है। उसके बाद उन्होंने बताया, बाबर रहमान साहब ने कहा कि जो लाखों लोग होते हैं, लोग होते हैं एक हल्के में वोटर, उनके सामने उम्मीदवार जाते हैं, वो अपने जो जमात के टिकट पर लड़ते हैं वो जमात का मंशूर रखते हैं, जमात का एजेंडा रखते हैं, लीडरशिप सामने रखते हैं, उस बुनियाद पे उनको प्रेफर किया जाता है और उनको वोट डाला जाता है और वो जीत के आते हैं। ये नहीं हो सकता कि वो टिकट तो किसी और के ऊपर लड़े, मंशूर उनका हो, सोच उनकी हो, उसके ऊपर लोग उसको वोट दें और वो बाद में आके उसी जमात के खिलाफ वोट डाल दे और उस जमात की हुकूमत गिरा दे। उसके बाद उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा कि हमने आइंदा नस्लों के लिए इस शे की तशरीह करनी है। ज़ाहिर ये आइनी मामला है, ये अहम मामला है, आइन जो है इसको कंडोन नहीं करता इन चीज़ों को कि जो है ना इस तरह से वोट डाले जाएँ। और उसके बाद क्या यही देखना है कि जो सीट खाली हो जाना यही कंसिक्वेंसेस हैं या कोई और भी कंसिक्वेंस होगा। फिर उन्होंने कहा कि उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कि सेनेट वाली जो बात होती है कि सेनेट में वो खरीदो फरोख्त हुई, ये हुआ वो हुआ और अदालत ने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। उसके बाद अगर ये आपके क्लाइंट की भी कोताही है कि अगर जजमेंट हमारी पे अमल नहीं हुआ था तो आप दरख्वास्त देते, आप ईसीबी के सामने जाके एहतजाज करते हैं, आप चिट्ठियाँ लिखते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। हमारा दायरा इख्तियार
हमारी जो ज्यूरिडिक्शन है वो इन्वोक उस वक्त होगी जब आप हमारे सामने कोई पिटीशन लेके आएंगे। अदालत जो है वो एग्जेक्टिव एजेंसी नहीं है। अदालत तो वैसे बात के फैसले करती है कि जो कुछ हुआ है वो आइन के मुताबिक हुआ, ये नहीं हुआ, कानून के मुताबिक हुआ, ये नहीं हुआ। हाँ, जो सोमोटो हमारा ज्यूरिडिक्शन है या पहले देखने की चीज़ें हैं वो उसी वक्त ही हैं जब आप हमारे सामने कुछ लेके आएंगे, क्योंकि माजी में अदालत ने सोमोटो जो लिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनके फिर नताइज भी सामने आए। जैसे उन्होंने कहा कि रेकोडिक वाला देख लें, रेकोडिक वाला सुप्रीम कोर्ट ने जिन शवाहिद की बुनियाद पर फैसला दिया था वो शवाहिद बाद में इंटरनेशनली जो बाहर की अदालतों में रखे ही नहीं गए। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? इल्ज़ाम हम पे आया, उन्होंने कहा कि स्टील मिल में देख लें, बाद में एग्जेक्टिव ने काम नहीं किया, काम एग्जेक्टिव बाद में अपना नहीं करती, इल्ज़ाम हम पे आता है। और बाबर रहमान साहब ने कहा कि कोताही इमरान खान की नहीं थी, इलेक्शन कमीशन की थी कि आपकी जजमेंट पर उन्होंने अमल नहीं किया। तो उमर बंदयाल साहब ने कहा कि अमल नहीं किया तो हमारे पास कौन आया? आपने बहुत ज़्यादा शोर मचाया लेकिन हमारे पास कौन आया? तो इस पर फिर उमर बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि बाबर रहमान साहब आप जज्बाती ना हो, हम इमरान खान की कोई मजम्मत नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि वो सिस्टम से सीखें कि जो हमारा अभी एक सिस्टम है कि आप हमारे सामने लेके आए अगर कोई मामला है तो। और फिर बाबर रहमान साहब ने कहा कि गैलरी वाला इलेक्शन आपके सामने है ये पंजाब असम्बली में। तो इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट है, आपने भी यहीं आना है, सब ने यहीं पे आना है और हमने अपने कानून के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर आपको फ़ैसला पसंद आए तो आप अदालत की बेतौकीरी शुरू कर दें। तो आप इस बारे में सोचें। और बाबर रहमान साहब ने कहा कि सबको इस बारे में सोचना होगा, सबको थोड़ी थोड़ी एहतियात करनी होगी। आइन मौजूद है, सब इदारों को अपने आइन में रहते हुए, अपनी हदूद में रहते हुए काम करना होगा। और उन्होंने कहा कि अगर अदालत की तौकीर है तो बाकी भी इदारों की तौकीर है, बाकी भी इदारों की को पग रहने दें। और उन्होंने कहा कि सदर के बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए, अब मैं क्या कहूँ, तो उमर बंदयाल साहब ने कहा कि अगर सदर के बारे में ऐसे रिमार्क्स हैं तो आप हमारे सामने लेके आएँ, हम उसको देखेंगे और आप जो है वो लेके तो आए ना हमारे सामने कोई चीज़ और लिख कर लें। और अगर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा तो हम जो है इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि भाई आपका ये काम है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये तलवार लटक रही है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिलीफ देना भी चाहें तो उनके लिए मुश्किल हो गया है। वो 2 नंबरी और करना चाहें, डंडी मारना चाहें तो भी उनके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने बड़े करीब से देख रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिल्कुल देख रहे हैं और पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज़ाहिर है दबाव भी है, बहुत ज़्यादा इस हवाले से अवामी दबाव भी है कि भाई ये मुल्क के अंदर ये हो रहा था, आइन की खिलाफ वर्जी हुई, ये 63A की खिलाफ वर्जी हुई, खरीदो फरोख्त हुई, ज़मीर बेचे गए, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तलवार बार लटक रही है। इलेक्शन कमीशन के लिए अब इतना आसान नहीं है। दूसरा जो केस है उसको चले, मैं अब ये वीडियो भी लंबी होगी, अगली वीडियो के साथ कर लूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।